हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और अब हमारी केमिस्ट्री निरंतर आरंभ हो चुकी है और आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने बेटा पढ़ रहे थे सांद्रता के बारे में, और सांद्रता के बारे में हमने कुछ हेडिंगों को पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने अध्ययन किया था प्रतिशत के पदों में सांद्रताएं कैसे निकालते हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या हेडिंग पढ़ी थी? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके अलावा बेटा हमने पढ़ी थी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था पार्ट पर मिलियंस यानी पीपीएम में सांद्रता, और उसके बाद फिर हमने ग्राम प्रति लीटर में सांद्रताओं के में किस किस को देखा था? मोलरता और नॉर्मलता को। उसी क्लास को आज हम आगे लेकर आए हुए हैं। बस आप लोग इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता भी बेटा क्या हो, शोर मचाए। ध्यान रखना है आप लोगों को, इस तरीके से बेटा आप लोगों को मेहनत करनी है कि रिजल्ट एक देखने लायक होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि बेटा हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर, और आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ रहे थे, उसी में हेडिंग पढ़ने वाले हैं फॉर्मलता। किसको पढ़ने वाले हैं? फॉर्मलता को। किसको पढ़ने वाले बेटा? फॉर्मलता। फॉर्मलता, ठीक है, ध्यान रखना है। अब फॉर्मलता किसे कहेंगे? देखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलेय की क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। और ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपसे इसके सवाल तो बन सकते हैं, लेकिन परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। परिभाषा आपकी मोलरता, उसके बाद मोललता और मोलस, इन 3 से बेटा परिभाषाएं पूछी जाती हैं। शेष जो भी सांद्रता के जो पद हमने पढ़े हुए हैं, उन सभी के अंदर आप लोगों के बेटा उन सभी परिभाषाओं से संबंधित उन सभी हेडिंगों से क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मलता के बारे में हमने क्या बताया? हमने बताया बेटा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? उस बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे बेटा कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाएगी बेटा? फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एफ से। फॉर्मलता बराबर क्या होगा? फॉर्मलता बराबर हो जाएगा, फॉर्मलता बराबर होगा विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बेटा किसमें? लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में, ठीक है। तो ये हमने बेटा किसके बारे में पढ़ लिया? फॉर्मलता के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने कितनी हेडिंग बेटा इसके अंदर? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी पढ़ ली हमने? एक तो पढ़ ली हमने नॉर्मलता, फॉर्मलता, और किसको पढ़ा हमने? मोलरता को, ठीक है। ध्यान रखना है इन परिभाषाओं के बारे में। अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं भार बट्टे भार के पदों में सांद्रता को।
भार बट्टे भार के पदों में सांद्रता को। तो पहले बेटा इसको नोट करेंगे, उसके बाद उसी हेडिंग में हम पढ़ेंगे मोलरता और मोलर्स को। ठीक है, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं भारवार संबंध में पहली हेडिंग, किसको? मोललता को। अब हमने इससे पहले जो बेटा हेडिंग पढ़ी थी, किसको? वह बेटा हमने पढ़ी थी मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये बेटा किस पे निर्भर करती हैं? ताप पर बेटा निर्भर करती हैं। वो किस पे निर्भर करती बेटा? ताप पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेटा कौन है? आयतन है। उनके अंदर कौन है? आयतन है। इसलिए बेटा क्या करती हैं? जो मोलरता है, नॉर्मलता और फॉर्मलता बेटा किस पे निर्भर करती हैं? ताप पर ध्यान रखना है, ये जो मोललता है, मोललता के अंदर बेटा द्रव्यमान होता है। क्या है परिभाषा? समझो पहले इसकी परिभाषा। 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्या परिभाषा बताई? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल m से। अर्थात जो मोललता का फॉर्मूला होगा, मोललता स्मॉल m बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा बेटा? किलोग्राम में। क्लियर? यहां विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो बेटा यहां से किसका हो गया? मोललता का एक फॉर्मूला ये बन गया। लेकिन हमें पता है कि बेटा यहां से मोल बराबर क्या होते हैं? मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई ये बताओ मोल किसके हैं? तो आप बताओगे कि यहां तो हमें जो मोल दिखाई दे रहे हैं, ये मोल दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं? विलेय के। तो भार भी किसका होगा? विलेय का। और अड़भार भी किसका होगा भाई? विलेय का। किसका होगा? विलेय का। तो यहां से एक फॉर्मूला और बनके तैयार हो जाएगा कि मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अड़भार इंटू बट्टे में कौन है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रखना बेटा, अगर हमारा विलायक का द्रव्यमान किसके अंदर है? ग्राम में, तो उसे किलोग्राम में लाने के लिए
ऊपर चेंज करना होगा बेटा, किससे? 1000 से करना होगा मल्टीप्लाई। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा? यह बेटा किलोग्राम में बदल जाएगा, और विलेय का भार किसमें होगा बेटा? ग्राम में। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला फिर बन गया कि यहां पर मोललता m स्मॉल m बराबर विलेय का भार वट्टे विलेय का अड़भार, वट्टे विलेय का अड़भार इंटू विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो इसे किस में ले आओ? किलोग्राम में। तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। वहां लीटर ml में था, लीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, या ग्राम में है, किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और ये बेटा हमारी परिभाषा किसकी हो चुकी है? यह बेटा हमारी हो चुकी है मोललता की परिभाषा। और एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, नोट पॉइंट ये है कि जो ये मोललता है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसका बेटा ताप पर निर्भर नहीं करेगी, तापमान से कोई संबंध नहीं होगा। जबकि मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, इनके अंदर बेटा आयतन होता है, इसीलिए बेटा ये किस पे निर्भर करती हैं? ताप पर निर्भर करती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा ये आप लोगों को परिभाषा समझ में आई होगी। इसके बाद अब पढ़ने वाले हैं मोल अंश के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी आप लोगों की, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा जो अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो उस परिभाषा का नाम क्या है जो पढ़ने वाले हैं? वो है बेटा हमारी मोल अंश। क्या है? मोल अंश। तो अगली हेडिंग बेटा डालेंगे मोल अंश। मोल अंश लिखा हो सकता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? अणुभिन्नांक। क्या बोलते हैं इसी को? अणुभिन्नांक। तो ध्यान रखना है, तीनों को बेटा एक ही नाम है, तीनों को बेटा एक ही का नाम है। चाहे मोल प्रभाज बोल दें, या मोल अंश बोल दें, या अणुभिन्नांक बोल दें, बात एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि बेटा कई भी शब्द बेटा हम बार बार मोल प्रभाज बोल दें और कहीं मोल अंश बोल दें, तो ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं? बात एक ही है, चाहे मोल प्रभाज बोल दो चाहे मोल अंश बोल दो। क्या है परिभाषा इसकी? देखो, मोल अंश की परिभाषा कैसी होगी? देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक बिलियन लेंगे, और उस बिलियन के अंदर हमें चेक करना है किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज। कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है, जैसे हमने लिया 1 बिलियन, बिलियन, और बिलियन किससे मिलकर बना है? बिलियन मिलकर बना है विलेय प्लस विलायक से। तो यहां पर बेटा हम जैसे एक पात्र ले लिया हमने, यहां हमने क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया। ठीक है, और इस पात्र के अंदर बेटा हमने क्या लिया है? हमने लिया, इसके अंदर बनाया 1 बिलियन। अब वो बिलियन किससे मिलकर बना होगा? तो वह बिलियन मिलकर बना होगा विलेय से, और किससे मिलकर बना होगा? विलायक से। तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा कौन? विलेय। यहां पर हमने ले लिया विलेय को, विलेय। ठीक है, और यहां हमने बेटा कौन ले लिया? विलायक। जैसे उदाहरण बेटा मान लो जल तथा चीनी। उदाहरण में मैंने मान लिया क्या ले लिया? जल तथा चीनी, जल प्लस चीनी, एक उदाहरण के लिए। तो आपने बेटा जल तथा चीनी को बेटा जब एक पात्र के अंदर डाला, तो यहां पर दोनों बेटा दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दोनों जब आपस में दोनों का समांगी मिश्रण होगा, और वह क्या बन जाएगा? जाके बिलियन। ठीक है, तो 1 बिलियन के अंदर हमें क्या बताना है? हमें बताना है विलेय का मोल प्रभाज, हमें बताना है किसका? विलायक का मोल प्रभाज। कैसे निकालेंगे? यानी किसी भी विशेष घटक का मोल प्रभाज बताना है। किसी भी विशेष घटक का हमें क्या बताना है? मोल प्रभाज बताना है। तो मैंने मान लिया जो विलेय लिया है, विलेय हमने मान लिया A लिया, और विलायक को हमने बेटा क्या मान लिया? विलायक को हमने मान लिया ये घटक A ले लिया, विलेय का
घटक मैंने मान लिया, घटक ए ले लिया, और विलायक का जो विलायक लिया है उसको हमने क्या मान लिया, इसको लिया हमने घटक बी। तो विलेय को हम किससे लिखेंगे, घटक ए से, और विलायक को हम किससे लिखेंगे, घटक बी से लिखेंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना है, यहां पर जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है, जैसे मुझे विलयन में किसी भी विशेष घटक का मोल प्रभाज बताना है, तो उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जो घटक हैं, इस विलयन के अंदर उपस्थित जो घटक हैं, उन घटकों के कुल मोलों की संख्या इनके अनुपात के बराबर होगा क्या, मोल प्रभाज। जैसे मुझे मेरा विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या वट्टे इस विलयन, इसमें जो विलयन बना है, इस विलयन के अंदर उपस्थित जो कुल घटक होंगे, उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है? जैसे मुझे निकालना है बेटा विलेय का मोल प्रभाज, मुझे किसका मोल प्रभाज निकालना है, मुझे निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इसे बेटा चाई ए से लिखेंगे, किससे लिख लिया, चाई ए से मोल प्रभाज निकालना है, तो लिखेंगे बेटा विलेय का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसके उस घटक के मोलों की संख्या वट्टे विलयन में उपस्थित जो घटक है, उन घटकों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है? तो मुझे निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या वट्टे, अब यहां पर विलयन में कौन कौन से घटक हैं, एक तो हमारा विलेय है और कौन है, विलायक, तो इन दोनों घटकों के कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज को बेटा हमने किसे लिखा, चाई ए से, तो चाई ए बराबर विलेय के मोल, मान लिया जो विलेय के मोल हैं, मोल को हम किसे लिखते हैं, एन से, मोल को हमने किसे लिखते हैं, एन से, पर हमें विलेय के मोल पहचानने हैं, तो यहां पर विलेय के लिए हमने बेटा घटक किससे माना है, घटक को ए से लिखा है, तो यहां पर हम यहां पर क्या लिख देंगे, एन ए। एन का मतलब यहां पर मोल है, एन का मतलब क्या है, मोल है, और ए का मतलब यह बता रहा है कि किसके मोल हैं, विलेय के मोल, बट्टे विलेय के मोलों की संख्या किससे लिखेंगे, एन ए से, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक के मोल को हम किससे लिखेंगे, एन से, पर हमें पहचान करनी है कि भाई कौन से विलेय है और कौन से विलायक के मोल हैं, तो विलेय के मोल को एन ए से और विलायक के मोल को हमने किससे लिख दिया, एन बी से। क्लियर? तो यहां पर बेटा ये हमने किससे निकाल लिया, ये हमने पता कर लिया विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है? इसी प्रकार बेटा हमें पता करना है किसके, इसी प्रकार हमें पता करना है बेटा कि भाई ये विलेय का मोल प्रभाज है, हमें पता करना है विलायक का मोल प्रभाज। कि विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज आप बताओगे कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या वट्टे विलयन में उपस्थित जो भी घटक है, उन सभी घटकों के मोलों की संख्या है। तो यहां पर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या वट्टे विलयन में कौन कौन से घटक हैं, एक तो विलेय और दूसरा कौन है, विलायक, इन घटकों के मोलों की संख्या। तो यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात बेटा इसके मोल प्रभाज को कैसे लिख लेंगे, चाई बी से। ठीक है? विलायक को हमने किससे प्रदर्शित किया है,
बी से। ठीक है, तो चाय बी बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या यानी NB बट्टे विलेय के मोलों की संख्या Na प्लस विलायक के मोलों की संख्या NB, क्योंकि यहां पर मोल को हम किससे लिखते हैं, मोल को हम N से लिखते हैं। ठीक है, इसे बना दिया बेटा समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने की बात आती है तो भाई जब भी जोड़ने की बात आएगी तो LHS को जोड़ना है और RHS को जोड़ना है। तो इसकी LHS में कौन है, चाय A, मैं जोड़ देंगे इसकी LHS चाय B बराबर। अब इसकी RHS में कौन है, तो आप बोलोगे Na बट्टे Na प्लस NB, मैं जोड़ना है इसकी RHS को, तो आप बोलोगे NB बट्टे Na प्लस NB। क्लियर। अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर देखना ये तो भिन्न हो गई, हर समान है, तो आप क्या करोगे, अंशों को जोड़ दोगे। तो चाय A प्लस चाय B बराबर, इसका लासा आ जाएगा Na प्लस NB। और चूंकि बेटा हर समान है तो अंशों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो Na प्लस NB। तो यहां से क्या हो जाएगा कि भाई ये क्या कट जाएगा, कितने बार, एक बार। तो यहां से चाय A प्लस चाय B बराबर बेटा कितना होगा, 1। चाय A प्लस चाय B बराबर कितना होगा, 1। यानी इस विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं, इन सभी घटकों का जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर होता है, उन सभी का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं, इन सभी घटकों का जो मोल प्रभाज है उन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मुझे जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या वट्टे विलयन में उपस्थित जो भी घटक हैं उन घटकों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो मुझे निकालना था विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में कौन कौन से घटक आए हैं उन सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार मुझे निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या वट्टे विलयन में कौन कौन से घटक आए उन सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलेय और विलायक आया हुआ है तो इनके मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां से बेटा इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा लिखेंगे एक विलयन में किसी विशेष घटक, अब किसी विशेष घटक मतलब चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, विशेष घटक का मोल प्रभाज, विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, घटकों के कुल मोलों की संख्या के, घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर, अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा होगी, यह परिभाषा होगी हमारी मोल अंश की। ठीक है, एक विलयन में किसी विशेष घटक, कौन, किसी विशेष घटक का जो मोल प्रभाज होगा वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जो भी घटक हैं उन सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या इनके अनुपात के, किसके, इनके अनुपात के बराबर होगा
उस घटक का जो विशेष मोल प्रभाव, जो घटक विशेष घटक लिया है उसका मोल प्रभाव। ठीक है, तो ये होगी बेटा इसकी परिभाषा और ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास समझ में आ रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे संबंध कि भैया मोलरता का नॉर्मलता से क्या संबंध है, मोलरता का मोललता से क्या संबंध है, मोललता का मोल प्रभाव से क्या संबंध है। यह संबंध भी बेटा हम पढ़ने वाले, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और क्लास आप लोगों को बेटा समझ में आ रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे बेटा कि हम आप लोगों को सही से पढ़ा पा रहे या नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज का बेटा सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट करो बेटा इसको।